अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ complex and what are the parts of coordination sphere and what are the types of coordination complex। तो हमारे पास जो बेसिकली जो कम्प्लेक्स होते हैं, हर एक दुनिया में जितने भी कम्प्लेक्स हैं वो हमेशा दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। कितने पार्ट पर? दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। कौन कौन से वो दो पार्ट होंगे? पहले लिखो एवरी ईच ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट अप ऑफ टू टाइप्स, टू पार्ट्स, सॉरी टाइप्स नहीं, पार्ट्स। कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ईच एंड एवरी जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके पार्ट्स कितने होंगे? दो। कौन कौन से? या तो केटाइन प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दो पार्ट है ना, केटाइन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास K4 FeCl ऑल 6, ये हमारे पास है। पहले केटाइन आया, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया। ये दूसरा हमारे पास हो सकता है, दूसरा हमारे पास हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस एनाइन, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ जाए, एनाइन बाद में आ जाए। जैसे इसकी एग्जांपल मेरे पास है Cu NH3 होल 4 NO3 होल 2। तो दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स, उसके दो पार्ट्स होते हैं। केटाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड एनाइन। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक पार्ट होते हैं हमारे पास केटाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एनाइन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा। देखो बच्चों, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा जो किसके अंदर लिखा जाए, दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाए, ये सिंपली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, जो कि बना हो सेंट्रल मेटल एटम से, जो कि अटैच्ड हो डायरेक्टली पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लीगड से, उसको हम क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला? पार्ट ऑफ coordination complex which is written in bracket, जो कि किसमें लिखा जाए? which is written in bracket, consist of बना हुआ central metal atom attached जो कि जुड़ा हो directly with a number of positive, negative or
न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या वो हिस्सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, ये ओवरऑल क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है कि वो हिस्सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, जो कि बना हो सेंट्रल मेटल एटम से और अटैच्ड हो डायरेक्टली विद अ नंबर ऑफ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर इसके बाद हम जाए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा बच्चों, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पर जाने से पहले एक बात और समझ लो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एक और नाम भी होते हैं, इसका एक और नाम भी होते हैं। क्या नाम होता है इसको, कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फर्स्ट स्फीयर ऑफ, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस outside the coordination, outside the coordination sphere, sphere causes second sphere, second sphere of attraction। इधर देखो बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। जबकि ये वाला और ये वाला मेरे पास सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है कि फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है। असल में मेरे एक और वीडियो आएगी जहां पर हम कैसे बताएंगे कि ये चार्ज कैसे फाइंड किए जाते हैं। असल में ये होता है कि ये जो 4 है इसके ऊपर जो -2 है ये हमें पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड। तो ये बाहर जो K4 है पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ बैलेंस करने के लिए इसको लगाते हैं। तो ये क्या होती है, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, ये पहले होती है। और ये जो बाहर होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड स्फीयर ऑफ attraction। Now comes towards type of coordination sphere. So there are two types of, two नहीं three होती हैं, three types of coordination sphere। कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, किसी भी तीन टाइप होती है सॉरी किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कौन कौन सी, नंबर 1 हमारे पास है, थोड़ा सा बोर्ड रफ कर लूँ, आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से रफ करते हैं कि कितनी टाइप होती हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 केटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक हमारे पास टाइप होती है केटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज केटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर having positive charge, having positive charge। कैसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि ब्रैकेट के अंदर होती है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, इसकी एग्जांपल CuNH3 और 4+2 NO3 वोल्ट। तो बच्चों इसकी स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस है, केटायन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, केटायन। दूसरी हमारे पास टाइप होती है एनायनिक कोऑर्डिनेशन
sphere. What is anionic coordination sphere? तो वही बात है, coordination sphere having negative charge. ऐसी coordination sphere जिसके ऊपर कौन से चार्ज हो? नेगेटिव. What is the example? एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास K4 FeCN होल 6, इसके ऊपर -4 होते हैं. तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं, ये जो चार्ज होता है ना, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं. इसके बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव वो इसको बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए. इसीलिए तो वो सेकेंडरी स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन काज करते हैं ना, इधर कहीं लिखा भी था सेकेंडरी स्फीयर, वो बाद में आते हैं, पहले ये फर्स्ट अट्रैक्शन कर लेते हैं इसके साथ. अच्छा जी, हमारे पास कैटायनिक भी हो गया, एनायनिक भी हो गया. तीसरी टाइप हमारे पास होती है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तीसरी टाइप हमारे पास क्या होती है? न्यूट्रल. तो इसकी क्या है? हैविंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग नो चार्ज. ऐसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जैसे एग्जांपल दो, तो मेरे पास होते हैं NiCO होल 4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो. तो ये क्या हो गया हमारे पास? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स. हमने क्या कहा? ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन. फिर हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो हिस्सा होता है कॉम्प्लेक्स का जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. जिसको किसके अंदर लिखा जाता है? ब्रैकेट. बना किससे होता है? सेंट्रल मेटल एटम से, जो कि अटैच होते हैं डायरेक्टली विद अ नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स. इसको क्या बोलते हैं हमें? यानी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स which can written in bracket consist of central metal atom attached directly with a number of positive, negative और neutral ligand. इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं सेकंड स्फीयर. समझ गए होंगे इसको क्यों फर्स्ट स्फीयर का बोलते हैं? क्योंकि ये पहले अट्रैक्शन काज करती है. हाँ, ये तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ है ना, तो हमने बाद में लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन. फिर हमने पढ़ी इसकी टाइप्स कितनी होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ऐसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या बोलते हैं? कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नेगेटिव आ जाए तो एनायनिक, और कोई भी ना आए तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब बात करते हैं, तो हमने टाइप्स की बात कर ली ना कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की. अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हिस्से कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. बच्चों अभी हमने किया, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. अभी मैंने लिखा था K4 FeCN होल 6. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरे पास ये है. तो बच्चों जब हम इसके हिस्सों की बात करते हैं तो एक हिस्सा ये मेरे पास, दूसरा हिस्सा ये. व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रल मेटल एटम. दिस इज लिगेंड. सारा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे. व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम. मतलब क्या हुआ? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, देयर आर सॉरी टाइप्स नहीं, पार्ट्स. देयर आर 2 parts of coordination sphere. लिखो, there are 2 parts of coordination sphere.
कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन से? नंबर वन सेंट्रल मेटल एटम, नंबर 2 ligands, what is central metal atom and what is ligand? ligand को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम करेंगे what is central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो सकता है? पहली बात डेफिनेशन क्या है, दूसरी बात कौन कौन से मेटल सेंट्रल मेटल एटम हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम। ये ऐसा एटम होता है या आयन होता है जो कि अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। किससे कर सकता है? लिगेंड से। देखो इसमें देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये एटम होगा या आयन होगा? एटम होगा या जो कि इससे एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, सेंट्रल मेटल एटम इज एटम आर आयन, atoms are ions which can accept a number of electron by a number of ligands, जो कि क्या करता हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हो अ नंबर ऑफ लिगेंड से। अच्छा, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जिसकी 3 खुसूसियात होंगी। एक, उसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। दूसरी बात, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, उसके पास वेकेंट sp_d ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्योंकि हम ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम डी बोलेंगे। उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। वैसे s भी एक्सेप्ट करता है, p भी करता है, पढ़ेंगे आगे। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? एटम होते हैं या आयन होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। किससे करता है? लिगेंड से। तो लिखो, a metal is called, a metal is central metal atom if it fulfill 3 conditions, if fulfill 3 conditions। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या आती है? स्मॉल साइज। इसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। दूसरी कंडीशन, हाई न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरी कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए? वेकेंट d ऑर्बिटल। क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल को पढ़ेंगे इसलिए हमने बोला वेकेंट d ऑर्बिटल। बच्चों, हम अगर ट्रांजिशन मेटल में देखें तो स्मॉल साइज होता है, यस, क्योंकि हमारे पास जो डीप लार्ज होता है उसकी पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से ऑलमोस्ट ऑल का इधर से उधर जहां तक भी जाए उनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। बच्चों, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन मेटल में मूव करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ज्यादा हो रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। मतलब ये बात भी ट्रांजिशन मेटल पर क्या कर रही है? ओबे कर रही है, ये भी ओबे कर रही है। तो उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, यस, 1 2 3 4 उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी होते हैं। तो लिखो, द metal having these 3 characteristic can accept
can accept electron and forms stable complex, forms stable complex। जो भी मेटल होगा उसके पास ये तीन खुसूसियात अगर हुई, एक दो तीन, अगर ये तीनों खुसूसियात किसी भी मेटल के अंदर हुई तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना सकते हैं। अभी मैंने डी ब्लॉक की एग्जांपल दी, उनका सही इस्तेमाल होता है ये, वहां पर डी ब्लॉक कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑल लैंथेनाइड्स का पीरियड के अंदर साइज क्या हो जाता है, समान। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने पर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो रहा है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये उनके पास होता है। तो द मेटल हैविंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, एक दो तीन, जिसके पास होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यही तो डेफिनेशन की है ना, तो एक्सेप्ट कर सके, जो क्या कर सके, एक्सेप्ट करे। तो हम लिख सकते हैं all these properties exhibit in transition metal atoms, so they act as central metal atom। ये सारी की सारी खुसूसियात ट्रांजिशन मेटल एटम में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से हमने कहा दो हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अगली चीज हमारे पास है लिगेंड्स। अगली चीज हमारे पास है लिगेंड्स। तो इंशाल्लाह इसको जो आने वाली वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स के टाइम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है? वो हिस्सा कॉम्प्लेक्स का जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, जो बना हो सेंट्रल मेटल एटम से और नंबर ऑफ सराउंडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड से। फिर हमने पढ़ा टाइप्स, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कैटायनिक भी स्फीयर हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी। फिर हमने इसके पार्ट्स पढ़े। पार्ट्स दो होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम को हमने एक्सप्लेन कर लिया है, लिगेंड्स को इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।